जो आज हम आपकी क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। लिविंग मतलब जीवित। बियॉन्ड आर नेकेड आइज। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है परे। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये चीज़ तो हमारी सोच के परे है, तो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? परे। और नेकेड आई का मतलब मैंने आपको भी लास्ट क्लास में बताया था कि नेकेड आई का मतलब क्या होता है? हमारी सूनी आंखें, नंगी आंखें। ठीक है, तो एक ऐसा जीवित अदृश्य दुनिया, एक ऐसी जीवित अदृश्य दुनिया जो हमारी सूखी सूनी आंखों के परे है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अ ह्यूमन आई ओनली कैन सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। एक ह्यूमन आई, मनुष्य की जो आँख है, वो एक सर्टेन साइज तक के ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेंड अननोन। काफ़ी लंबे समय तक हमारे आसपास की बहुत छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी समय तक वो हमारे लिए क्या रही? अननोन रही। अननोन का मतलब क्या होता है? जिनको हम नहीं जानते, अनजानी रही। ठीक है, लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व पीस ऑफ ग्लास। कर्व पीस क्या होता है? ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा वो कर्व हो रखा होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा। अ कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। क्या कर सकता है? एक कर्व्ड पीस जो होगा शीशे का, ग्लास मतलब शीशा। ठीक है, तो एक ग्लास का जो ऐसा कर्व्ड पीस होगा वो क्या कर सकता है? छोटी स्मॉल चीज़ों को क्या दिखा सकता है? बड़ा दिखाने में हमारी मदद कर सकता है। द पीस ऑफ ग्लास वो शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। लेंटिल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा है, लेंटिल। लेंटिल का मतलब होता है दाल। ठीक है, कोई अनाज का छोटा सा दाना। तो बताते हैं कि जो पीस ऑफ ग्लास है वो एक छोटे से दाने जितना होता है। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। क्या मतलब? कि वो मिडल में से कैसा होगा? थिक होगा, मोटा होगा, और थिन होगा कहाँ से? उसकी एजेस पे से। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। थिक का मतलब मोटा, और एजेस का मतलब किनारा या फिर कोना। ठीक है, हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। उन्होंने इसका क्या नाम दिया? लेंस। ओवर अ टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। समय के साथ साथ लेंसेज को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? आपने लैब में देखा होगा, एक ऐसे सर्कल होता है और उसकी एक यहाँ पे पकड़ने के लिए एक स्टिक होती है। ठीक है, इससे ये क्या करता है? इसको हम किसी भी चीज़ के ऊपर रख के देखते हैं तो नीचे की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें क्या दिखने लगती हैं? बड़ी होकर दिखने लगती हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर एक माइक्रोस्कोप तक। माइक्रोस्कोप आपने देखा है, आपने वो लैब में एक मशीन देखी होगी जिसके नीचे हम लोग ग्लास की स्लाइड्स लगाते हैं, छोटी छोटी, मतलब ऐसे प्लेट्स लगाते हैं, और उसमें हम लोग कुछ भी जो हम देखना चाहते हैं बड़ा करके, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देख सकते हैं। ठीक है, हेल्प्ड ह्यूमंस सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। इन्हीं मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप की मदद से मनुष्य क्या कर पाया? उन चीज़ों को देख पाया जो उसकी आंखें अकेले नहीं देख पा रही थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड। फैसिनेटिंग, यहाँ पे शब्द आपको दिख रहा है, ये फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ही सुंदर या फिर बहुत ही अविश्वसनीय, बहुत ही एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत लुभा जाए। ठीक है, तो इसी माइक्रोस्कोप की मदद से हम बहुत सारी फैसिनेटिंग हिडन चीज़ों को देख पाए। फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। क्रिएचर्स क्या होते हैं? कोई भी जानवर हो, कोई भी ऐसा जंतु हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिएचर कहेंगे। मनुष्य भी एक क्या है? क्रिएचर है। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में उन्हीं लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। हम लोग बहुत सारे तरीके की हम लोगों ने देखा है। लिविंग बींग्स भी एक तरीके के नहीं होते हैं। बचपन में हम लोग देखते थे, हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ हमें बताई जाती थी, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अब हमें धीरे धीरे पता चला कि लिविंग में सिर्फ इंसान ही नहीं आता है, लिविंग में जानवर भी आते हैं, लिविंग में पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें पता चली। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स। लो आगे अगली लाइन में कि आपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे सुंदर प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर। वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी। कुछ लिविंग बींग्स बहुत छोटे छोटे हैं। वाइल अदर्स आर रियली बिग। बाकी सारे कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। दे डिफ़र नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। उनका सिर्फ स्ट्रक्चर, उनका शरीर, उनका साइज़, उनका कलर ही डिफरेंट नहीं है, उनके बहुत सारे फीचर्स भी डिफरेंट हैं।
ठीक है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। सारे जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों एनिमल्स हों, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े उसमें आते जा रहे हो, हम लोग पहले एनिमल्स और ह्यूमंस को अलग अलग करते थे, है ना, कि एनिमल्स हो गए जानवर और ह्यूमन हो गए कौन? हम मनुष्य, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे साइंस की दुनिया में ये चीज़ देखोगे कि एनिमल्स क्या होते हैं, मतलब एनिमल्स में ही हम किसको काउंट करते हैं? ह्यूमंस को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे साइंस के उसमें देखेंगे। तो इन सब लिविंग बींग्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज? क्या आपके आसपास का सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है, क्या आप उसको नेकेड आइज से देख पा रहे हो? हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी? कितनी छोटी चीज़ जो आपकी आंखें हैं वो देख सकती हैं, ये हम लोग अब यहाँ पे जानेंगे। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग रीडिंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प देम सी बेटर? उसकी मदद से वो कैसे अच्छे से देख पाते हैं? और वॉट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? दिस इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। उसमें सर्कल ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये इसमें स्टिक नहीं है, ये कोई, यहाँ पे आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि इसकी स्टिक है जिसको आप पकड़ के यहाँ पे यूज़ करोगे, और यहाँ से देखो अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको क्या करके दिख रही हैं? थोड़ी सी बड़ी होके दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड ऑफ ग्लास। एक फ्लास्क को लिया गया, एक सर्कुलर ऐसे फ्लास्क को लिया गया जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? उन्होंने पानी भर दिया है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? जैसे आपने आपने जब बैडमिंटन खेलते हो, जो आप चिड़ी छक्का खेलते हो, तो उसमें आपने बैडमिंटन की जो कॉर्क देखी है ना, उसमें आगे लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्क, ठीक है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब इस फ्लास्क को किसके ऊपर रखो? एक ओपन बुक के ऊपर रखो, और आप उसके पास लेटर्स देख सकते हो। इसका मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। आप एक कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी भरो और उसको अपनी बुक के ऊपर रख के देखो। जब आप ग्लास के अंदर देखोगे ना, तो नीचे जो बुक आपकी दिखेगी उसके लेटर्स आपको बड़े हुए हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी उन्होंने यहाँ पे की हुई है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जो लेटर्स हैं वो बड़े होके दिख रहे हैं, यहाँ देखो पीछे लेटर्स छोटे हैं, लेकिन इस फ्लास्क की मदद से देखा गया तो लेटर्स हमें बड़े होके दिख रहे हैं जब हमने उसके अंदर क्या भरा? पानी भरा। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। वो किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। जब आप फ्लास्क के अंदर पानी भर दिया और आप उससे अपना ये चेक कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे जो हमारा ये ग्लास है वो किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करो। कौन से ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए? एंट। एंट क्या होती है? ये दिख रहा है आपको, ANT। एंट का मतलब क्या होता है? चींटी, ठीक है। वर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली? वो बताते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या जब आपने एक चींटी को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखा तो क्या आप उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके स्ट्रक्चर को काफ़ी बड़े उसमें इमेज में देख पा रहे हो? फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम। काफ़ी लंबे समय तक लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। क्यूरियस का मतलब CURIOUS का मतलब क्या होता है? उत्सुक होना, ठीक है। बहुत एक्साइटेड रहते थे क्या देखने के लिए? टाइनी ऑर्गेनिजम्स उनके आसपास के। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज। लेकिन वो अपनी नेकेड आइज से उन्हें नहीं देख सकते थे क्योंकि वो दिखते ही नहीं थे। हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? वो पूछ रहे हैं आखिरकार हम लोगों ने कैसे इस अदृश्य वर्ल्ड की खोज करी, हम कहाँ कैसे पहुँचे इस वर्ल्ड तक? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अब वो पूछ रहे हैं आपसे कैसे, कौन साइंटिस्ट थे, क्या आपको उन साइंटिस्ट के बारे में पता है जिनके आविष्कार की वजह से, डिस्कवरी मतलब उनके आविष्कार की मदद से हम लोग इस टाइनी वर्ल्ड को देख पाए? चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। एवर हर्ड ऑफ, हर्ड का मतलब यहाँ पे अगर आपको देखो, हर्ड का मतलब होता है सुना, ठीक है। हियर की सेकंड थर्ड फॉर्म हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्म आती है हमारी क्या? हर्ड। तो पूछते हैं इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाएगा, आपके यूटीज़ में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, फाइनल्स में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक निकाली। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया।
ही वॉज केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। वो एक बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर थे, केयरफुल यानी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, और एक स्किल्ड बहुत ही उनके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, स्किल्ड थी उनके अंदर, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो कलाकार थे। इस किताब में उन्होंने बताया डिटेल्ड ड्राइंग्स के थ्रू, बहुत ही बारीक बारीक ड्राइंग्स उन्होंने करके दिखाई किनकी, ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन। ऐसी ऐसी चीज़ों की, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं की उन्होंने ड्राइंग दिखाई उसमें बना के बारीक बारीक, जिसको लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। वो बताते हैं कि जो औज़ार उन्होंने यूज़ किया था, जो टूल उन्होंने यूज़ किया था, उसको आज की डेट में हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। उनके इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी चीज़ को 200 से 300 गुना बड़ी क्या कर सकते थे? बड़े होकर देख सकते थे। देन वॉट वन कुड सी विद द अनएडेड आइज। वन डे ही लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कॉर्क के छोटे से हिस्से को देखा, एक पतली सी स्लाइस उसकी निकाली, उसको देखा, मतलब एक पेड़ के उस पे से उन्होंने निकाल के उसको देखा। एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसिस। वो किससे बना हुआ था? बहुत ही छोटे 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 एम्प्टी स्पेसिस। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी क्या थी? एम्प्टी स्पेसेस थी, खाली स्पेसेस थे। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड, रिमाइंडेड का मतलब याद दिलाना। इन कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट होती है कोई भी जगह। ठीक है। बोलते हैं ना मैं इस कंपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो कंपार्टमेंट होते हैं क्या? छोटे छोटे बॉक्सेस आप ले लो जिसमें कोई रहने की जगह हो। ठीक है। तो दीज कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनी कॉम। हनी कॉम यानी हनी कॉम स्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो हनी कॉम स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे इमेज में भी दे रखी हो, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, जिसमें से शहद निकलता है। ठीक है। जो मधुमक्खी का छत्ता हम लोग देखते हैं, कार्टून्स में देखा होगा, उसमें दिखाते हैं। तो एक उसने जब देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ही ड्रू वॉट ही सॉ। उन्होंने बना दिया जो उन्होंने देखा, और उन्होंने हर कंपार्टमेंट को, ही कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। उन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। उन्होंने ने क्या नाम दिया? सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज सेल। तो सेल में आपको लिखना होता है कंपार्टमेंट्स लुक्ड लाइक हनीकॉम। ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि वो कंपार्टमेंट छोटे छोटे जो किसकी तरह दिख रहे थे? हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह दिख रहे थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के हिसाब से सेल क्या था, उन्होंने किसको सेल नाम दिया था? ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज इन साइंस। ये तब का समय है जब सबसे पहली बार सेल नामक शब्द जो था वो साइंस में यूज़ किया गया, और इसको डिस्क्राइब किया गया कैसे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब होता है क्या? इकाई। और बेसिक मतलब बहुत ही मामूली। ठीक है। तो इसको बोला गया कि ये सबसे मामूली इकाई है किसकी? किसी भी जीवन की। यानी जब भी जीवन शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल आएगा। ठीक है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s एंटोनी वॉन लुइनहॉक। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन सब नामों को याद रखना। एंटनी वॉन लुइनहॉक अ डच साइंटिस्ट। डच मतलब डच एक जगह है, वहाँ के साइंटिस्ट को बोला गया डच साइंटिस्ट। मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि 1660s के टाइम पे एंटोनी लुइनहॉक ने क्या किया था? जो उनके माइक्रोस्कोप थे उसमें और अच्छे इम्प्रूवमेंट कर दिया था, और अच्छे लेंसेज लगा दिए थे। ठीक है। He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cell. उन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और अच्छा बनाया, और अच्छा बनाने के बाद उन्होंने क्या चीज़ें देखी? उन्होंने बैक्टीरिया देखा, ब्लड सेल्स को देखा। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आ जाएगा पेपर में, पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या एंटनी लुइनहॉक को किस नाम से और जाना जाता था? तो हम लिखेंगे क्या? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और बायोलॉजी होता है जो भी बायो यानी हमारे आसपास की जितनी भी स्टडी है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड है, हमारे आसपास छोटे छोटे जीवन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, तो वो यहाँ पे वही हुआ। माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता था। ठीक है। व्हाट इज़ अ सेल? अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। सेल क्या होता है? ठीक है।
ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यू माइट वंडर व्हाट अ सेल एक्चुअली लुक लाइक, अब आप सोचते होगे कि सेल जो है वो दिखता कैसा है, तो आइए हम लोग एक क्लोजर लुक लेते हैं, पास से देखते हैं एज एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल कैसा दिखता है, आइए हम उसको देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया है, देखिए इस एक्टिविटी में हमने लिया है एक ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब का मतलब एक अनियन को लेने को कह रहे हैं वो, ठीक है। किचन गार्डन में से एक अनियन लो, उसको पानी से धो, उस ऑनियन को कट करो वर्टिकली इनटू पीसेस, दिख रहा है आपको जैसे इन्होंने कट किया हुआ है यहाँ पे, ऐसे वर्टिकली पीसेस में कट करो। एक पीस लो अनियन का एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। ये जो शब्द आपको दिख रहा है फोर्सेप, ये औजार है, आप लोगों ने देखा होगा ना, चिमटी जिसे वो बोलते हैं, है ना। तो एक चिमटी सी उन्होंने ली हुई है, फोर्सेप बोलते हैं उसको साइंस में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लेयर ऑफ द अनियन पील। अनियन पील, पील का मतलब क्या होता है, छिलका, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं कि एक प्याज लो, प्याज को ऐसे करके काटो और काटने के बाद चिमटी की मदद से उसके अंदर जो आपको वाइट सा हिस्सा दिख रहा है ना, उसमें से एक स्किन निकालो, आपको देखा होगा ट्रांसपेरेंट से एक झिल्ली सी निकलती है उसकी, और एक एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, उसको निकालने को कह रहा है। प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश, पेट्री डिश होती है ये, साइंस में आपको, साइंस लैब में आपको रखी हुई दिख जाएगी। एक पेट्री डिश के अंदर उन्होंने रखने को बोला, जिसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रनिन। सेफ्रनिन क्या होता है, एक रेड कलर का स्टेन होता है, जैसे आप नील कहते हो ना, इंडिगो, ठीक है, नील होता है हमारा, वैसे ही हम साइंस में किसका यूज़ करते हैं, सेफ्रनिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस अनियन पील को इस सेफ्रनिन के अंदर डुबाया और 30 सेकेंड तक रखा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ये सेफ्रनिन का कलर है वो इस पील के ऊपर चढ़ जाएगा और ये सेल हमें हेल्प करेगा उनको क्लियरली देखने में। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू द अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन। अब इस जो आपने इस पील को भिगाया था, इस छिलके को जो सेफ्रनिन में डुबोया था, अब आप उसे उठा के दूसरी पेट्री डिश में रख दो, ताकि उसका जितना भी एक्सेस है, जितना भी फालतू सेफ्रनिन उस पर लगा है, वो सब क्या हो जाए, झड़ जाए, और उसे हमारे पास एक पील में थोड़ा बहुत लगा हुआ सेफ्रनिन ही बचे। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड। अब इस अनियन पील को हम लोगों ने क्या रख दिया, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर। ग्लास स्लाइड मतलब एक ऐसे कांच की प्लेट, ठीक है। एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड, अब इस बात का ध्यान रखना कि वो टूटे ना, उसमें कोई बबल्स ना बने, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। आप क्या बोल रहे हैं, वो पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड। अब वो बताते हैं कि यहाँ पे आपने रख दिया, उसके बाद 4 स्टेप में देखो तो उन्होंने क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर ग्लिसरीन की ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ठीक है। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल। अब वो बताते हैं कि ग्लिसरीन क्या करेगा, इसे मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, उससे क्या होगा कि ये सूखेगा नहीं, और इसके अंदर अच्छा खासा आप क्या कर पाओगे, इसको आसानी से देख पाओगे बिना इसके सूखे। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप, अब क्या कह रहे हैं, ये रही आपकी कवर स्लिप, ठीक है। ये भी एक थिन सी पतली सी प्लेट होती है कांच की, इसके ऊपर रखने को उसको कह रहे हैं, ठीक है। सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना आपको कि कोई भी तरीके के बबल्स उस पर नहीं आने चाहिए, ठीक है। यूज़ ब्लॉटिंग पेपर टू जनरली वाइप का मतलब होता है पोंछना, ठीक है, ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को पोंछने के लिए वो लोग कह रहे हैं अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। इस कवर स्लिप के आसपास अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ ग्लिसरीन लग गया है तो वो उसको पोंछने को कह रहे हैं, ठीक है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्ड स्कोप, कंपेयर इट विद फिगर, व्हाट सिमिलैरिटीज़ यू फाइंड इन द फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d। देखिए ये सारे प्रोसेस, ये वाला सारा स्टेप कवर करने के बाद जब आपने उसे देखा किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपने देखा ये छोटे 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 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट में आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स क्या होते हैं, ये इनके क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, आपको वो कंपार्टमेंट अंदर जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जो अनियन पील को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि इसमें, इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है। ये जो है ये क्या है, एक दीवार है, और ये जो है हमारी ऊपर वाली फिगर है, ये भी हमें दीवार के कंपार्टमेंट जैसी लग रही है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको ये रेक्टेंगल स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं। आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस, ये सारे क्या हैं, क्लोजली अरेंज हो रखे हैं, क्लोजली मतलब पास पास होके अरेंज होके रखे हुए हैं
बिना उनके बीच में किसी भी तरीके का स्पेस के, ठीक है। द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। सारे प्लांट किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। वॉट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड ऑफ? एनिमल यानी मनुष्य या फिर हम लोग, ठीक है, कोई भी जानवर, कोई भी जीवित व्यक्ति की या जानवर की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिंस योर माउथ विद वाटर, अपने माउथ को क्या करो, पानी से थोड़ा सा भिगाओ, ठीक है। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। अब वो बताते हैं जैसे आपने कुल्ला किया, अंदर का जो आपका गाल के जो अंदर का हिस्सा होता है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक टूथपिक को धीरे धीरे वहाँ पे क्या करो, जेंटली स्क्रैप करो, थोड़ा सा खुरचो, ठीक है। प्लेस द स्क्रैप्ड मटीरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। अब वो बोलते हैं कि जो आप अंदर से इकट्ठा करोगे उसको थोड़ा सा पानी में डुबा के, और वही सेम जो प्रोसेस यहाँ पे उसने फॉलो किया था ना, एक ग्लास स्लिप में रखा था, यहीं पे उसने बोला कि एक ग्लास स्लिप में रखो। ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू जैसे अभी आपने ऊपर सेफ्रोनिन देखा था ना जो आप कलर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही मिथाइलिन ब्लू नामक एक स्टेन होता है, कलर होता है, जिसका हम इस्तेमाल कलर करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। ओवर द मटीरियल ऑन द स्लाइड एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटीरियल अंडर द माइक्रोस्कोप इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। यहाँ पे भी सेम चीज़ कह रहे हैं, विजिबिलिटी होता है देखना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ड्रॉप्स डालोगे किसके, मिथाइलिन ब्लू के, सेफ्रोनिन के, तो उससे क्या होगा कि जो स्टेन है, जो चीज़ है जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाले हैं, वो थोड़ा सा और क्लियर होकर दिखेगा। आफ्टर 1 मिनट ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब क्या डाल रहे हैं, वो ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल रहे हैं। नाउ केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप, सेम चीज़ करा, वही आपकी स्लिप ली, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐसे कवर स्लिप होती है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और ये चीज़ का ध्यान रखेंगे किसी भी तरीके का बबल उसमें ना बने, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब वो भी यही कह रहे हैं कि सेम चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर जाके, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के आप चेक करो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड, पॉलीगन आपने मैथ्स में देखी है एक शेप, आप ऑब्जर्व करोगे पॉलीगन शेप के स्ट्रक्चर बने हुए दिखेंगे। दीज आर द चीक सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं, चीक सेल्स। चीक क्या होता है, आपके गाल, ठीक है। विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके मुंह के अंदर की लाइनिंग को, अंदर की परत का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट, अ थिन आउटर लाइनिंग, सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। वो यहाँ पे बताते हैं कि अब आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा, पहली चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व करी, 3 मेन पार्ट ऑब्जर्व करे। थिन आउटर लाइनिंग, बाहर की एक पतली सी लाइनिंग दिख रही है आपको, अ सेंट्रल रीजन, बीच का रीजन दिख रहा है जहाँ पे न्यूक्लियस है, और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, और ये छोटा सा जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर जो आपको सबके अंदर दिख रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो बता रहे हैं कि किसी भी सेल में आप लोग जब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, बाहर की परत, बीच की परत, और अंदर एक छोटा सा सर्कुलर पोर्शन, छोटा सा डॉट जैसा कुछ दिखने वाला। अब वो बताता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो बाहरी परत है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो राउंड स्ट्रक्चर है मिडल में, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ थिन मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। चलो अब हम इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं शांति से, ठीक है। ये है हमारी आँख, ठीक है, ये हमारी आँख है। आँख के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक हमारा ऐसे सर्कल होता है, और उसमें अंदर भी एक छोटा सा सर्कल होता है, हाँ कि ना, ठीक है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये तो है आपका क्या, सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। जो बीच में है उसको हम मान लेते हैं क्या, न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ कि कभी अगर आपने अपनी आँख में, बचपन में हम लोग बहुत करते थे, इवन अभी भी करते हैं ना, आँख में उंगली डाल के देखते हैं कि हाँ भाई बीच में क्या हो रहा है, वाइट वाले पोर्शन को टच करके देखते हैं। तो जो हमारा रिमेनिंग वाइट पोर्शन होता है यहाँ पे, अगर आप इसे टच करते हो तो आपको उंगली में कैसा फील होता है, गीला गीला फील होता है, ठीक है। तो जब आप बीच वाले स्ट्रक्चर को जब टच करके देखते हो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जगह होती है आपकी आँख में, जब आप इसको टच करके देखते हो तो आपको दिखता है, आप अपने हाथ में उंगली में फील कर पाते हो कि कुछ गीला गीला है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारे किस में होती है, सेल में होती है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इनको ये हटा देते हैं हम। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जब आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सारा
एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और जो बीच का पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो बस क्या रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, सेल को सूखने नहीं देता है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे सेल के, जब एनिमल सेल, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सेल के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। These three, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of the cell. इन तीनों से ही पूरा सेल काम कर रहा है, ठीक है। ये तीनों क्या है, बेसिक पार्ट्स हैं किसी भी सेल के। सम सेल लाइक अनियन पील हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु, कुछ आप कह सकते हो, कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल, ठीक है। क्या नाम देते हैं हम उसे, सेल वॉल नाम देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि अनियन पील के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इन अ सेल। अब इन सेल्स जो सेल के अंदर ये जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े, इनका क्या काम है, ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अदर। अब मुझे बताओ, एक आपका घर है और आपके एक पड़ोसी का घर है, तो उन दोनों घरों को अलग अलग कौन बांट रहा है, बीच में आपके घरों की दीवार है ना। अगर बीच में कोई दीवार नहीं होगी तो क्या आपका घर और उनके घर में कोई डिफरेंस होगा, नहीं, सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कमरा और आपके बहन का कमरा या आपके भाई का कमरा, दोनों के बीच में एक दीवार है, ठीक है, वो आप दोनों के कमरे को अलग कर रही है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही जो हमारे सेल हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है, मिलने से रोकती है, सेपरेट करती है। It is porous and allows the entry of material essential for life process and the exit of waste material. porous का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी खोखली होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको। पोरस का मतलब होता है थोड़ी सी खोखली होती है, बीच बीच में इसमें जगह होती है, छेद होते हैं, रास्ता होता है जाने का, जिनकी मदद से ये एंट्री और एग्ज़िट कराती है चीज़ों की। और किन किन चीज़ों की एग्ज़िट एंट्री कराएगी, अब वो कपड़े तो एंट्री एग्ज़िट कराएगा नहीं, एक सेल को क्या कपड़ों की ज़रूरत है, हाँ, या फिर किसी परफ्यूम की ज़रूरत है, या किसी फास्ट फूड की ज़रूरत है, नहीं, उसको किसकी ज़रूरत है, अपनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, हवा पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है जो उसको एनर्जी देगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की एंट्री और एग्ज़िट के लिए, क्योंकि अगर वो पूरे टाइम गेट्स को खुला रखेगा तो उससे क्या होगा, सारे एक्स्ट्रा मटेरियल, गंदगी, वो सब भी सेल के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए क्या करता है वो, सेलेक्टिव कुछ ही चीज़ों को जो किसके लिए, क्या लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, उनको क्या करता है, एंट्री देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपाउंड ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, सॉल्ट। अब वो मैंने बताया था ना आपको कि साइटोप्लाज्म में जो चिपचिपा पदार्थ मैंने आपको बताया कि थोड़ा गीला गीला होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो सेल के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। मेजॉरिटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कहाँ टेक प्लेस करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी अकर विद इन द सेल। अकर मतलब होना, परफॉर्म होना, ठीक है। अकर का मतलब कोई चीज़ अगर हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो अकर हो रही है। तो जो और रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है चलाना, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जो एक सेल के अंदर हो रही हैं। आप एक बात और ध्यान रखना कि जो अपनी बुक में या फिर आप अपने साइड में लिख लो नोटबुक में, कि न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के ब्रेन को, ठीक है, हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कि वो सेल का क्या है, दिमाग है, ब्रेन है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो सब कौन संभालेगा, न्यूक्लियस संभालेगा, ठीक है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। इसी की मदद से हमारे सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी होती है कठोरता, एक ठोसपन हमें प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, टू द प्लांट। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है, कठोरता, यानी बिल्कुल रिजिड होते हैं वो, अच्छे से रह पाते हैं, बिल्कुल मतलब मजबूत रहते हैं, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। इसीलिए जो सारे प्लांट्स, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, वो बहुत ही ऐसे, आपने देखा ना अभी पीछे हमने पिक्चर में देखा कि वो कैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ऐसे बने हुए हैं,
तो ये एकदम कॉम्पैक्टली फॉर्म्ड है, इनके बीच में कोई भी तरीके की स्पेस नहीं होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट है, सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर यानी ऐसे रॉड रॉड से बने होंगे, उन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट, एक प्लास्टिड की टाइप हमें बताई गई, क्या? क्लोरोप्लास्ट। कंटेन्स क्लोरोफिल। देखो एक बड़ी टर्म है प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर, प्लास्टिड के अंडर कौन आता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या कंटेन है? कौन है? क्लोरोफिल। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि क्लोरोफिल करता क्या है, ठीक है? वो तो हम आगे पढ़ेंगे वैसे, बट आप लोग भी लिखना कि क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल का काम क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे बताते हैं वो कि कैसे कुछ प्लास्टिड हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? ये प्लांट को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है, ठीक है? इन नॉन ग्रीन प्लांट दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? यही जो हमारा क्लोरोफिल कंपाउंड है, क्लोरोप्लास्ट कंपाउंड है, ये हमें हेल्प करता है किसमें? स्टोरेज में, ठीक है? प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। प्लांट के अंदर एक बड़ा सा खाली जगह होती है, एक प्लांट के अंदर, प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर एक बड़ी सी खाली जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है काफ़ी बार, टीचर आपसे पूछेंगे या कोई भी पूछेगा कि आपके सामने दो सेल की इमेज देगी, ये है एक एनिमल सेल, ये है एक प्लांट सेल, ठीक है? और आपसे पूछा जाएगा, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, नाम वाम, ये सब नहीं बताई जाएंगी। और आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में डिफरेंस बताओ, ये अच्छा यही बताओ कि प्लांट सेल कौन सा है और एनिमल सेल कौन सा है। तो बच्चों बहुत ध्यान से हमेशा याद रखना कि जो प्लांट सेल होता है उसमें बड़ी सी खाली जगह होती है, वैक्यूल होता है, ठीक है? और जो हमारा एनिमल सेल है उसके अंदर कोई भी ऐसा वैक्यूल नामक चीज़ नहीं होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक है, तो इसको याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस, एम्प्टी मतलब मैंने बताया ना आपको, खाली, ठीक है? एक एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। दिस हेल्प द प्लांट स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, ये हमें हेल्प करता है, एक प्लांट को हेल्प करता है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, वेस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये क्या देता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है और सपोर्ट देता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर अक्सर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर कुछ में प्रेजेंट हो भी तो वो कैसे होते हैं? काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है? दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? जो ऐसे मतलब वैक्यूल ना, आप एक समझ लो, मैं कैसे बताऊँ, पानी की थैली समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिलके बस उसमें रखे रहते हैं और उसे, एक प्लांट सेल को बहुत सारे हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना कि गेट रिड ऑफ वेस्ट, शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है? सो सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, सेल जो है वो बस एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, हम लोग कह सकते हैं इसको, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड टर्न एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। अब आ जाओ हम एक चीज़ समझते हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको क्लास में एक चीज़ बताई थी, यहाँ देख लेते हैं हम, मैंने आपको क्लास में एक चीज़ बताई थी कि पहले, सबसे पहले कौन होता है? एक सेल आता है, साइज़ छोटा कर देते हैं हम सेल का, सबसे पहले एक सेल बनता है, ठीक है? सेल से मिल के, सेल से ही मिल के हमारे पास क्या इकट्ठे होते हैं? जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पास वो क्या बना देंगे? एक टिश्यू बना देंगे। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिल के हमें क्या बना के देते हैं? मसल बना के देते हैं। याद आ रहा है, मैंने आपको क्लास में बताया था, ये बहुत सारी मसल्स मिल के हमें एक क्या बना के देती हैं? एक ऑर्गन बना के देती हैं, ठीक है? और यही ऑर्गन हमें पूरा मिलके हमें क्या बना के दे देता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना के दे देता है, ठीक है? यही सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके हमें क्या बना के दे देते हैं? एक ह्यूमन बना के दे देते हैं, ठीक है? तो अब सोचो कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन था? सेल।
अगर सेल ही नहीं आया होता तो क्या आगे वाले प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस क्या चल पाते? नहीं चल पाते। तो अभी हम इस सिर्फ एक छोटी सी इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी में देखो कि अभी तक आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि सेल जो होता है वो कोई बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है और ये सब मिलके जब काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को काम पे लगवा देते हैं। समझ आया? पिक्चर्स में आप देख लेना यहाँ पे कैसे, देखो बाहर दिख रही है आपको, बाहर आपको सेल वॉल दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हम लोग एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझ ही गए हैं। ठीक है, एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप। प्लांट और एनिमल सेल की जो शेप होती है वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया, अब हम उनके बीच की क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। उन दोनों के बीच में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, हम उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को डिफरेंट दिखती हैं, हम उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी आर शोन। यहाँ पे आपको दो तरीके के सेल दिखाए जा रहे हैं, एक है मसल सेल और एक है नर्व सेल। ठीक है, अब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, वो हम देखते हैं। एक मसल सेल जो है वो स्पिंडल शेप का है, स्पिंडल शेप है ये जो। ठीक है, एक नर्व सेल जो है वो लॉन्ग है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो लंबा है और उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ब्रांचेज निकली हुई हैं। ठीक है, ये उसने बताया यहाँ पे। उसके बाद सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। ऐसे ही कुछ सेल्स कैसे होते हैं, शेप में राउंड होते हैं। बाकी कुछ सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स की भी जो मात्रा है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है। वाई डू सेल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों दिखते हैं? ठीक है, इनके बीच में शेप स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? The unique shape, size and structure of the cell help them carry out specific function. अब आप याद करो, जब मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जो मसल्स काम कर रही हैं आपके हार्ट में, यानी आपके ब्लड को पंप करने में, क्या मैं उन मसल्स का इस्तेमाल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्या मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड पंप करने की ज़रूरत है? क्या मुझे धक धक करने वाला, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, या मुझे फोर वॉल्व वाला, क्या कोई भी ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत है आपके डाइजेशन करने के लिए? नहीं ना। तो ऐसे ही हर उसका, आपका हर ऑर्गन जो है उसका स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो उसी काम को कर रहा है। ठीक है, यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट। जो चीक के अंदर के सेल हम लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व करे थे वो कैसे थे? पतले पतले थे और फ्लैट थे। वो क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब बहुत ही प्रोटेक्ट करने वाली, आपको सुरक्षित रखने वाली लेयर बनाते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज दी न्यूरॉन्स। नर्व सेल को हम और किस नाम से भी जानते हैं? न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ये क्या कैरी करती हैं? मैसेज कैरी करती हैं बॉडी में। अब नर्व सेल का काम क्या है? अब आप अपने उल्टे हाथ पे थोड़ी सी ऐसे चींटी काट के देखो। ठीक है, जब आप देखोगे तो आपको एकदम से दर्द फील होगा। किसकी वजह से फील हो रहा है? न्यूरॉन्स की वजह से। न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं। एक क्वेश्चन याद रखना कि हमारा जो सबसे बिगेस्ट सेल है, बिगेस्ट सेल हम किसको कहते हैं? नर्व सेल को कहते हैं। नर्व सेल इज़ द बिगेस्ट सेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं? मैसेज को कैरी करने में हेल्प करते हैं। द elongated shape and branched structure help them reach different parts of the body and pass on message। उनका आपने शेप देखा ना, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी उसकी ब्रांचेज निकली हुई हैं। तो इसी स्ट्रक्चर की, इसी ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या कर पाता है? हर बॉडी पार्ट तक हमारे पहुँच पाता है। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। इन प्लांट सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। सेल कैसे हो सकते हैं? सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप बताइए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, तो आप बता देना। ठीक है, सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। कुछ प्लांट सेल क्या करते हैं? लंबी लंबी ट्यूब बनाते हैं जो क्या करती हैं? कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर पानी को कैरी करने का काम करती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। याद है, मैंने ही पढ़ाया था, भूलना नहीं। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने उसमें पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे माउथ से पूरा स्टार्ट होता है, हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। याद आ रहा है पूरा प्रोसेस? ठीक है,
तो हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इस्तेमाल होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप याद है हमारे खाने को जो नीचे ईसोफेगस तक हमारे पेट तक ले जाती है, ठीक है। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बिल्कुल याद करो कि मैंने बताया था कि आप जब खाना खाते हो तो आपको गले में ऐसे फील होता है ना कि वो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, गल्प कर रहे हो आप, उसे निगल रहे हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स और रिलैक्स होती हैं, और ये किस में होती हैं, वेव लाइक मैनर में। वेव यानी लहरों की तरह होती हैं, ठीक है। पुश करती हैं खाने को नीचे की तरफ, किस में, स्टमक में। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड। ये प्रोसेस हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और किस शेप की हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, ठीक है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। स्टमक के भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जो हमारे स्टमक में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। चर्न का मतलब CHURN शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे। चर्न का मतलब हिलाना, ठीक है, उसको चलाना या फिर मिलाना, ठीक है। तो ये जो मसल सेल्स होती हैं जो हमारे स्टमक में हैं वो क्या करती हैं, हमारे खाने को चलाने में हेल्प करती हैं। द अदर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टमक में बाकी जो लाइनिंग्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करती हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कौन से होते हैं, याद करो, मैंने आपको एक डाइजेस्टिव जूस का नाम बताया था जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है और वो बहुत ही एसिडिक होता है। और कौन सी हिंट दूँ ठीक है, वो एसिडिक होता है और हमारी जो पेट की लाइनिंग है वो उसकी वजह से ही हम लोग उसे क्या कर पाते हैं, वो हमारे पेट की लाइनिंग हमें प्रोटेक्ट करती है कि वो हमें हमारे पेट को ख़राब ना करे, जलाए ना। याद करो, दिस एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड, ऑल दीज सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। यही सारे जो हमारे सेल्स हैं मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन को पॉसिबल बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लेवल कौन कौन से हैं, किन किन लेवलों से होके ऑर्गेनाइजेशन यानी निर्माण होता है, बनता है, क्या बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किन किन प्रोसेसेस से होके बनती है। देखो मैंने ऊपर आपको समझाया ना, यहाँ पे, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि कैसे पहले एक सेल होता है, सेल के बाद बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं हमारे पास, टिश्यू मिलके मसल बनाती हैं, मसल मिलके क्या बना रहा है, एक ऑर्गन बना रहा है, और ऑर्गन से मिलके हमारा क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले एक सेल आता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले सेल आया है, सेल के बाद उसने एक टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन को बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म को बना दिया, ठीक है। तो इसी बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में, बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से क्या हो रखी है, ऑर्गेनाइज हो रखी है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ वॉल। अब आपको एक दीवार खड़ी करनी है तो आप कैसे खड़ी करोगे, सबसे पहली जो बेसिक यूनिट है क्या लाओगे, ईंटें ही तो लाओगे। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक उसी तरह जैसे एक ब्रिक है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ अ वॉल। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। सिमिलर टाइप के जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलके ही क्या बनाएंगे, एक टिश्यू को बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे हार्ट बनाना है तो मैं हार्ट में अपने कौन से टिश्यू यूज़ कर लूँगी, इंटेस्टाइन वाले टिश्यूज़ यूज़ कर लूँगी, नहीं। हार्ट के लिए जो हमारे पास सेल्स यूज़ होंगे बनाने के लिए वो सारे सेम तरीके के होंगे, ठीक है। क्योंकि उन सारे सेल्स को मिलके एक ही काम करना है, क्या, ब्लड को पंप करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन। बहुत सारे तरीके के टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर हमें क्या बना के देंगे, एक ऑर्गन बना के देंगे। सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम का जब काम हम करवाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब आप एग्जांपल लो एक साइकिल से। अगर आप एक साइकिल में घंटी नहीं लगवाओगे तो क्या वो किसी काम की है, नहीं है। आप एक साइकिल में एक पीछे वाला पहिया मत लगवाओ, बस आगे आगे वाला पहिया लगवा लो, क्या वो किसी काम की है, नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, उसमें ब्रेक्स नहीं लगवाए, आपने उसमें हैंडल नहीं लगवाया, तो
क्या कुछ काम की है, वो चल पाएगी नहीं। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने लोकल उसमें देखा होगा कि कहीं पे कुकर की सीटियाँ बनती हैं, कहीं पे वो मदरबोर्ड आपने देखे होंगे जिसमें से लोग तार निकालते हैं, ग्रीन कलर के देखे हैं ना बोर्ड, लोकल लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं मार्केट में ऐसी चीज़ें। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अलग अलग जगह पे असेंबल हो रहे हैं और मिलके एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेल मिलता है, टिश्यू मिलता है, ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है, जैसे आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होने वाली चीज़ हो गई किडनी, आपके इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये सब मिलके क्या बना रही हैं, मनुष्य को बना रही हैं, ठीक है। These levels of organization help us understand how simple building block look like cell come together to form a complex living being। ये हमें बताता है कि कैसे एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक जो सेल है वो सब मिलके क्या बनाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग का निर्माण करते हैं। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स विद अ सिंगल सेल। जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ये पूरा देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, वो किससे बनना शुरू हुआ, एक सिंगल सेल से, ठीक है। The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly and form a complete living being made up of many cells। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, आप आगे अपने आगे जब आपके चैप्टर्स आएंगे ना, आपके पास अभी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा, तो उसमें देखोगे आपके सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास एक जाइगोट बनता है, जिसमें आप देखना अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको कि दो तरीके के सेल मिलते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ऐसे अपने आपस में बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते होते वो क्या करते हैं, रिपीट होते रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते रहते हैं। सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पे नहीं, काफ़ी सारे सेलों की मदद से चल रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये एक बात याद रखना, जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है। हम अमीबा के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि हम कैसे हैं, जो एक एनिमल है वो कैसे तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारा, और सेल्यूलर तो पता ही है भाई, सेल, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन प्लांट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो हमारे जितने भी सारे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, देखो प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट है, आप लोगों ने देखा ना, हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट है और इसमें अलग अलग सेल लगते हैं, तो इसलिए हमें कैसा ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। जो इसके आगे का जितना भी बचा हुआ हमारे पास ये पोर्शन है ना, उसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम लोग इसको पार्ट 2 में करेंगे, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।